गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 27 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, इंडिया यूरोपियन यूनियन क्लोज इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस कंक्लूड। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स ने रिपब्लिक डे परेड के दौरान कहा कि एक सक्सेसफुल इंडिया पूरी दुनिया के लिए के इंटरेस्ट में है। और इस विजिट के साथ ये भी कंफर्म हो गया कि यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी नेगोशिएशंस कंक्लूड हो चुकी हैं। और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है ट्यूसडे को जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का समिट होने वाला है 16th, उसमें होगा। और इस समिट में सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, एनर्जी कॉपरेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट जैसे कई इंपॉर्टेंट डील्स साइन होने की उम्मीद है। और 77th रिपब्लिक डे परेड में यूरोपियन यूनियन लीडर्स ने इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी, खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर जो मई 2025 से रिलेटेड कंटिजेंट्स देखे। और पीएम मोदी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन की टॉप लीडरशिप की प्रेजेंस इंडिया यूरोपियन यूनियन पार्टनरशिप की ग्रोइंग स्ट्रेंथ को दिखाती है। और तो यूरोप ने ये भी कहा कि इंडिया और यूरोप न्यू ग्लोबल ऑर्डर शेप करने वाली डेमोक्रेटिक पावर्स बताया उन्होंने। और यूरोपियन यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कंक्लूजन जो है 20 साल पुराना लंबा प्रोसेस का एंड है। पहले एक टॉक्स जो है एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इन्वेस्टमेंट और इमिग्रेशन जैसे इश्यूज पर अटक जाती थी, और अब फाइनल जो है एग्रीमेंट पॉसिबल हो पाया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर डिनाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लान्स विद चाइना आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ वार्निंग्स। तो यहाँ पर कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी ने क्लियर किया है कि कनाडा का चाइना के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का करने का कोई इरादा नहीं है। और ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दिया जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दी थी कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ ट्रेड डील की तो कनाडा के गुड्स पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो कनाडा के पीएम ने कहा कि चाइना के साथ जो रीसेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सिर्फ कुछ सेक्टर्स में ड्यूटीज कम करने के लिए था, न कि फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। तो उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जो यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के तहत कनाडा जो है नॉन मार्केट इकोनॉमीज जैसे कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड डील बिना प्रायर नोटिस के नहीं कर सकता। इसीलिए चाइना के साथ जो स्टेप्स लिए गए हैं वो सिर्फ पिछले कुछ सालों के जो ट्रेड इश्यूज को रेक्टिफाई करने के लिए लिए गए हैं। और यूएस ने बेसिकली बोला कि यूएस मार्केट में चीप गुड्स कनाडा भेजना चाहता है चाइना का यूज करके। तो यूएस ऑफिशियल्स ने भी वार्निंग दी कि कनाडा चाइना के लिए एंट्री पॉइंट नहीं बन सकता। और ओवरऑल ये इशू बेसिकली जो यूएस चाइना और कनाडा ट्रेड टेंशंस को और डीप कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, अप्रोर इंटेंसिफाइज अगेंस्ट न्यू यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के न्यू रेगुलेशंस आए हैं जिनका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। और इनका मेन पर्पस है कि जो कास्ट बेस्ड और किसी भी दूसरे टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है उसको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में रोकना और इक्विटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देना। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाया जाएगा ताकि डिस्क्रिमिनेशन जो कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल किया जा सके। इक्विटी कमिटीज कंपलसरी बनानी होंगी जिसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। और इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग मेंटेन करना होगा। नॉन कंप्लायंस पर स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जैसे कि फंडिंग का लॉस या फिर रिकॉग्निशन विड्रॉ किया जा सकता है यूनिवर्सिटी का। और 2025 का जो प्रोविजन था उसमें बोला गया था कि अगर कोई जानबूझकर जो फॉल्स या फिर फेक डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स करे तो उस पर एक्शन या पनिशमेंट हो सकता है। लेकिन जो फाइनल 2026 का रेगुलेशन है उसमें ये क्लॉज हटा दिया गया है, यानी कि अब रूल्स में जो फेक केसेस के अगेंस्ट क्लियर पनिशमेंट प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पर यूजीसी के इस न्यू इक्विटी रेगुलेशन को लेकर ऑपोजिशन काफी स्ट्रांग हो गया है। क्रिटिक्स का कहना है कि नए रूल्स में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन अनक्लियर है और इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फॉल्स कंप्लेंट से कोई बचाव का कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है। तो इसको चैलेंज करते हुए एक बीएचयू के रिसर्चर मृत्युंजय तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। और उसी टाइम पर कुछ एंटी कास्ट एक्टिविस्ट का कहना है कि ये रूल्स एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं करते। उनका मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जनरल लेवल पर नहीं होता बल्कि एडमिशंस, इंटरव्यूज और ओरल एग्जाम्स जैसे स्पेसिफिक स्टेजेस पर भी होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, मेथड टू काउंट कास्ट ड्यूरिंग सेंसस नॉट येट डिसाइडेड, क्लैरिटी लाइकली बाय जुलाई ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर सेंसस जो 2027 है उसमें कास्ट इनुमरेशन का जो मेथोडोलॉजी है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक इसका जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है जुलाई तक कंप्लीट होने की संभावना है। तो अपोजिशन पार्टीज ने सवाल उठाया कि सेंसस के फर्स्ट फेज के क्वेश्चनर्स जो हैं उसमें एक्सपैंडेड कास्ट कॉलम क्यों नहीं है।
कि मतलब नॉर्मल कॉलम्स में जो है सिर्फ एससी एसटी अदर्स ये सब टिक करने का ऑप्शन है, बस टिक करना है। एक्सपेंडेड कास्ट कॉलम में क्या होता है कि एससी एसटी ओबीसी का स्पेसिफिक नाम उसमें लिखा होता है, लिखने का ऑप्शन होता है। और ऑपोजिशन का कहना है कि जब तक डिटेल में कास्ट नहीं पूछी जाएगी तब तक जो प्रॉपर कास्ट सेंसस कैसे होगा। और गवर्नमेंट का कहना है कि फाइनल जो कास्ट एक क्वेश्चनायर है वो सितंबर 2026 में क्लियर होगा, जब तक पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज चल रहा है, स्नो बाउंड एरियाज से स्टार्ट होगा। और बाकी स्टेट्स में जो कास्ट काउंट है वो फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा, और ये 16th सेंसस होगा। और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस होगा जिसमें एससी एसटी के अलावा बाकी कास्ट की भी जो है काउंट होंगी, जिसे स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलेगी। और इस बार सेंसस डिजिटल मोड में होगी, स्मार्टफोन्स और एप्स के थ्रू, और सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कनाडा पीएम कार्नी लाइकली टू विजिट दिल्ली इन मार्च इंडियन एनवॉय। तो यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी मार्च में बेसिकली इंडिया का विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर यूरेनियम एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है। तो कनाडा में जो इंडिया के हाई कमिश्नर है दिनेश पटनायक, उन्होंने कहा कि जो मार्क कार्नी है कनाडा के अलायंसेस को सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते। और डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनकी स्पीच ने काफ़ी अटेंशन खींची, जहां पर उन्होंने कहा कि पुराने रूल बेस्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है और मिडिल पावर्स को मिलकर नया सिस्टम बनाना होगा। तो मार्क कार्नी चाइना के साथ टैरिफ कम करने पर और नॉन यूएस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। तो साथ ही ये विजिट इंडिया कनाडा रिलेशंस को भी रीसेट करने की कोशिश मानी जा रही है, जो कि 2023 के डिप्लोमेटिक टेंशन्स के बाद थोड़े स्टेंड हो गए थे। तो 2023 में बेसिकली कनाडा के पीएम ने पब्लिकली एलिगेशन लगाया था कि इंडियन गवर्नमेंट का रोल सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में हो सकता है, जो कि कनाडा में हुआ था। तो इंडिया ने इस एलिगेशन को स्ट्रांगली डिनाई किया और कहा कि कनाडा बिना प्रूफ के सीरियस एक्यूजिशंस लगा रहा है। तो दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए गए थे दोनों तरफ से, ट्रेड टॉक्स भी स्लो हो गए, ओवरऑल इंडिया कनाडा के रिलेशंस टेंस हो गए थे। तो अब ये विजिट बेसिकली इंडिया और कनाडा के रिलेशन से रीसेट करने की कोशिश माना जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में लगभग 40,000 फार्मर्स ने लॉन्ग मार्च किया अपने डिमांड्स के लिए। जो उनका बेसिकली बोलना है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो पेंडिंग एश्योरेंसेज अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एक्ट, completion of irrigation projects, filling of thousands of posts vacant in जिला परिषद स्कूल्स। तो इन सब मार्च को लेके किसान नेता ने बोला है कि जब तक ये डिमांड फुलफिल नहीं होंगी तब तक उनका ये जो मार्च है वो जारी रहेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट टू सेटअप गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। तो यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट बेसिकली गिग वेलफेयर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने जा रहा है, जिसके लिए 27 जनवरी तक एक कमेटी फॉर्म करना है उसको। और इस बोर्ड के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीगेटर जो प्लेटफॉर्म्स होंगे जिसपे गिग वर्कर्स काम करेंगे उन पे 1 से 1.5% तक की वेलफेयर फीस लगाने का फैसला लिया है। और ये लेवी का एम है कि गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड है वो बन सके बिना प्लेटफॉर्म पर एक्स्ट्रा बर्डन डाले, जो कि उनके गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए यूज हो सके। तो फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स अचीव्ड एयर सुपीरियोरिटी ओवर पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर, स्विस थिंक टैंक। तो यहाँ पर एक स्विस थिंक टैंक ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 10 मई 2025 की सुबह इंडियन एयर फोर्सेस ने पाकिस्तान की काफ़ी हिस्सों पर एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी जैसी एडवांस जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनसे लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स की। रिपोर्ट बताते हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स की कैपेबिलिटी धीरे धीरे खत्म जो है कम होती गई, क्योंकि उनके एयर सर्विलेंस और जो रडार्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उनका जो एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स है, उनको खतरा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उससे बढ़ गया था। और 7 से 10 मई के बीच में पाकिस्तान के अटैक्स को इंडियन एयर फोर्सेस ने लार्जली न्यूट्रलाइज कर दिया। और 7 मई को इंडियन एयर फोर्सेस ने लो ऑल्टीट्यूड पेनिट्रेशन करके प्रिसीजन बॉम्ब्स जो है ड्रॉप किए। और फिर उसी रात जो पाकिस्तान ने कई सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स और साइबर अटैक्स का बड़ा असॉल्ट किया, जिसमें कि इंडियन एयर फोर्सेस का डिफेंस सिस्टम इतनी सैचुरेशन में फेल हो गया उस टाइम पे, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटी में उन्होंने अटैक किया, तो कुछ अंदर भी आ गए। और 10 मई को इंडिया ने स्ट्रॉन्ग काउंटर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के एयर बेसेस और मिसाइल सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया, जिससे इंडिया की एयर डोमिनेंस और भी क्लियर हो गई। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया चाइना आर फ्रेंड्स
partner, says Xi Jinping. तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने 77th रिपब्लिक डे के मौके पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि चाइना और इंडिया गुड नेबर्स, फ्रेंड्स और पार्टनर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में इंडिया और चाइना के रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं और ये रिलेशन वर्ल्ड पीस और जो प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने चाइना और इंडिया को ड्रैगन और एलिफेंट को साथ डांस करना जैसा बताया और उम्मीद जताई कि दोनों जो है कॉपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। तो ये मैसेज बेसिकली 2020 के क्लैशेस के जो बॉर्डर क्लैशेस है उसके बाद स्ट्रेन रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सिंदूर वेपनरी ग्लिम्स ऑन कर्तव्य पथ। तो यहाँ पर इंडिया ने रिपब्लिक डे परेड में अपनी मिलिट्री पावर को सेंटर स्टेज पर रखा, जहाँ कर्तव्य पथ पर जो है मिसाइल्स, टैंक्स, मैकेनाइज्ड कॉलम्स और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पावरफुल डिस्प्ले बनाया गया। और परेड का फोकस जो है ऑपरेशन सिंदूर जो 7 से 10 मई के बीच में से जुड़े जो वेपन सिस्टम है उस पर रहा, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर और अर्जुन टैंक जैसे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स दिखाए गए। तो फर्स्ट टाइम आर्मी ने फेज्ड जो बैटल अरे फॉर्मेट और एरियल कंपोनेंट्स शोकेस किया, जिसमें कि ध्रुव और रुद्रा जो हेलीकॉप्टर शामिल थे और न्यू टैब्लू में जो एंशियंट शिप से लेके आईएनएस विक्रांत तक का सफर दिखाया। तो और इंडियन एयर फोर्सेस ने जो है राफेल, सुखोई 30, मिग 29 और जैगवार एयरक्राफ्ट के साथ जो है परेड के हाईलाइट रहे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे बैंकिंग ऑपरेशंस टू हिट एमिड नेशन वाइड स्ट्राइक टुडे। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेसिकली 27 जनवरी को नेशन वाइड स्ट्राइक कर रहे हैं और इसकी वजह है वो 5 डेज पर वीक जो है वर्क की डिमांड कर रहे हैं। तो 23 जनवरी को चीफ लेबर कमिश्नर के साथ हुई मीटिंग का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए यूनियन ने स्ट्राइक का फैसला लिया है 27 जनवरी को। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया नीड्स पब्लिक फंडेड जेरियाट्रिक केयर टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली। तो यहाँ पर यह आर्टिकल बताता है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड के नैरेटिव के पीछे एक छुपी एक अनइवन डेमोग्राफिक रियलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो आरबीआई की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जो केरला और तमिलनाडु हैं ये 2036 तक एजिंग स्टेट्स बन जाएंगे, जहां एल्डरली पॉपुलेशन 20 से 22% से ज़्यादा होगी। और इसके कंट्रास्ट में जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इन स्टेट्स में वर्किंग एज पॉपुलेशन 2031 के बाद भी बढ़ती रहेगी। तो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र बीच के फेज रिप्रेजेंट करते हैं, जहां ग्रोथ के साथ एजिंग का भी प्रेशर दिख रहा है। तो आरबीआई ने सजेस्ट किया है जो एजिंग स्टेट्स हैं उनको अपनी सब्सिडीज हैं वो रैशनलाइज करनी हो चाहिए, ताकि पेंशन्स का बर्डन संभाला जा सके जो एल्डरली पॉपुलेशन होने वाली है। और यूथफुल स्टेट्स को जो है ह्यूमन कैपिटल जैसे एजुकेशन और स्किल्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आर्टिकल सवाल उठाता है कि ये एडवाइस जो है पॉलिटिकल और जो फेडरल रियलिटीज़ हैं उनको इग्नोर करती है। तो सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल में सक्सेस पाई, लेकिन अब उन्हें जो है कम सेंट्रल टैक्स डेवोल्यूशन और जो आने वाली डीलिमिटेशन है उसमें उसके कारण कम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का रिस्क है। दूसरी तरफ जो यूथफुल स्टेट्स हैं उनके पास वर्कफोर्स का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, पर वहाँ पर एजुकेशन स्पेंडिंग स्टैग्नेट हो चुकी है और एम्प्लॉयबिलिटी जो है वहाँ पे एक बड़ा इशू है। तो ऊपर से जो ऑटोमेशन है, एआई के दौर में लेबर इंटेंसिव जॉब्स भी अनसर्टेन है, इसलिए एजिंग बिफोर गेटिंग रिच का रिस्क है, यानी कि पैसा भी नहीं कमाया और एज भी हो गई। तो आर्टिकल ये भी हाईलाइट करता है कि एजिंग का इम्पैक्ट वुमेन पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा एल्डरली जो वुमेन है उनके पास पेंशन या एसेट्स वो नहीं होते हैं। तो आरबीआई बेसिकली एल्डरली वुमेन्स एल्डरलीज के लिए फैमिली सपोर्ट को अज्यूम करता है, जबकि ये सपोर्ट माइग्रेशन और न्यूक्लियर फैमिलीज के रिस्क से ये फैमिली सपोर्ट ये सेफ्टी नेट है वो टूट रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो ट्रांजिशन है सिर्फ फिजिकल एडजस्टमेंट से मैनेज नहीं हो सकता। इंडिया को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी और केयर इकोनॉमी में जॉब्स, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर, पेंशन सिस्टम और एक्सपेंडेड सोशल पेंशन्स की ज़रूरत है, वरना जो ग्रेसफुल एजिंग है वो सिर्फ अमीरों तक सीमित होकर रह जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रिव्यूअर्स बर्नआउट ड्राइव्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज येट ह्यूमन ओवरसाइट रिमेन्स क्रूशियल। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली बताता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च और जर्नल्स होते हैं उसमें पीयर रिव्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेशर उसमें आ गया है। तो पीयर रिव्यू बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें रिसर्च पेपर पब्लिश होने से पहले उसी के फील्ड के एक्सपर्ट्स यानी पीयर्स जो है वो चेक करते हैं, और इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने की बात हो रही है। तो बोलते हैं कि जैसे कि एक प्रोफेसर बताती हैं कि उनके पास इतने ज़्यादा जो पेपर्स हैं और रिव्यू करने की रिक्वेस्ट आती हैं,
कि उन्हें सिर्फ अपने जो कोर एरिया है उसी से रिलेटेड पेपर्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ग्लोबली जितने भी रिव्यूअर्स हैं जो रिव्यू करते हैं पेपर, हर साल करोड्स ऑफ आवर्स जो है वो पीयर रिव्यू में लगा देते हैं, जो एक बड़ा बर्डन बन चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ हेल्प कर सकता है, जैसे कि प्लेगियरिज्म चेक करके। प्लेगियरिज्म क्या होता है? प्लेगियरिज्म होता है बेसिकली किसी और का कोई लिखा गया या फिर सोचा या रिसर्च है उसको अपना बताकर उसे यूज करना बिना प्रॉपर उसे क्रेडिट दिए हुए। तो ऐसी चीजें चेक करना, लो क्वालिटी पेपर्स को पहले ही फिल्टर कर देना और सही रिव्यूअर्स को ढूंढना, बेसिक स्क्रीनिंग करना, ये सब जो है एआई कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स क्लियर कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो क्रिएटिविटी है रिसर्च का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कॉन्सेप्चुअल जजमेंट भी जो है अभी भी जो है इंसान ही बेटर, ह्यूमंस बेटर कर सकते हैं। तो रिस्क ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी गलती है उसको और भी एम्पलीफाई कर सकता है, कोई भी फेक साइटेशन है या बायस डेटा है उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सपोर्टिंग टूल है, डिसीजन मेकर नहीं है, और ह्यूमन जजमेंट अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेइंग हाइड एंड सीक ऑन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट के बारे में है। उस पर हो रही इंटेंस डिबेट को डिटेल में एक्सप्लेन करता है और बताता है कि क्यों काफी एक्सपर्ट्स इस एक्ट को, जो एमजी नरेगा एक्ट है, उसका एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव नहीं बल्कि उसका एक डाइल्यूटेड वर्जन मान रहे हैं। कुछ लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसे डिफेंड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का मेन क्लेम है कि जो न्यू एक्ट है ये एमजी नरेगा जैसी ही एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, बस फर्क इतना है कि ये 100 डेज के बजाय 125 डेज की गारंटी देता है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इसका सेक्शन 5 ऑफ क्लॉज 1 है उसमें एक स्विच ऑफ क्लॉज है, जिसके हिसाब से काम की गारंटी सिर्फ उन रूरल एरियाज में मिलेगी जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी। मतलब गारंटी भी यूनिवर्सल नहीं है इसमें। और ऊपर से जो 125 दिन का काम है ये पहले ही एमजी नरेगा के अंडर पॉसिबल था। नया एक्ट जो है लाने की कोई सॉलिड वजह नहीं बनती। तो यहाँ पर सेंटर बेसिकली किसी एरिया में चाहे तो लागू करे इसे, चाहे ना करे। तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही वीक हो जाता है। तो गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो नए एक्ट में पुराने जो डिसएंटाइटलमेंट प्रोविजंस है वो हटा दिए गए हैं। तो ये क्लॉज एमजी नरेगा में इसलिए था कि अगर कोई काम अप्लाई करके काम लेने से मना करे तो उसे कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो ना मिले। लेकिन आर्टिकल क्लियर बताता है कि पिछले 20 सालों में ये प्रॉब्लम कभी रियल में आई ही नहीं और ये क्लॉज प्रैक्टिकली कभी यूज ही नहीं हुआ। इसीलिए इस क्लॉज को हटाना कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं है, सिर्फ हाइप है। तो इसमें जो न्यू एक्ट है उसका सबसे बड़ा पिच है बेसिकली नॉर्मेटिव फंडिंग, जिसमें सेंटर जो है स्टेट्स के लिए पहले से ही बजट वो फिक्स करेगा, इंस्टेड ऑफ स्टेट्स की डिमांड क्या है उसके हिसाब से नहीं। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बोलते हैं कि गारंटी है तो फंडिंग नेचुरली डिपेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि नॉर्मेटिव फंडिंग एक्चुअली जो है वो बजट कैप बन जाएगा, जिससे जो पुअर स्टेट्स जैसे कि बिहार और झारखंड को नुकसान होगा। तो डेटा भी ये नहीं दिखाता कि जो एमजी नरेगा का फायदा है वो सिर्फ रिच स्टेट्स को मिलता है। जो पुअर और रिलेटिवली रिच स्टेट्स हैं, दोनों तरह के स्टेट्स में यूसेज हाई और दोनों रहा है इस स्कीम का। अगर गोल इक्विटी का ही है तो बेटर सॉल्यूशन होगा पुअर स्टेट्स में वेज रेट्स बढ़ा देना, ना कि बजट लिमिट करना। तो आर्टिकल बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी के ब्लाइंड यूज को भी क्रिटिसाइज करता है। बोलता है एमजी नरेगा में पहले ही जो टेक ग्लिचेस हैं, वेज डाइवर्जन और करप्शन के केसेस हो चुके हैं। और जो नया एक्ट है उसमें वो प्रॉब्लम सीखने के बजाय टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। साथ ही गवर्नमेंट के कुछ क्लेम्स मिसलीडिंग हैं, क्योंकि कई प्रोविजंस जो नए एक्ट के नाम पर बेचे जा रहे हैं वो सीधे एमजी नरेगा से कॉपी पेस्ट जो है किए गए हैं, जैसे टाइमली वेज पेमेंट और सोशल ऑडिट्स। तो कंक्लूजन ये है कि जो न्यू एक्ट है उसके फेवर में दिए गए जा रहे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वीक और सुपरफिशियल हैं, और एम्प्लॉयमेंट गारंटी और वर्कर्स राइट साइडलाइन लगते हैं इसमें। और नया एक्ट ज्यादातर जो सेंट्रल कंट्रोल और पॉलिटिकल क्रेडिट लेने का टूल दिखाई देता है, ना कि रूरल वर्कर्स के लिए एक रियल अपग्रेड। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट गैप कुड बी लैंग्वेज। तो ये आर्टिकल बेसिकली बोलता है जो साइंस और क्लाइमेट कम्युनिकेशन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसिकली लैंग्वेज और जार्गन्स पर फोकस करता है। तो आर्टिकल का कहना है कि जब तक साइंस को सिंपल, रिलेटेबल और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज में नहीं बताया जाता तब तक लोग या तो उसे समझ ही नहीं पाएंगे या फिर गलत समझेंगे। तो इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल बोलते हैं कि लॉस एंड डैमेज टर्म है, जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में बार बार यूज होता है। तो ग्लोबल लेवल पर इसका मतलब होता है कि वो क्लाइमेट लॉसेस जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता,
जैसे कि घर, ज़मीन, लाइवलीहुड के साथ-साथ जो कल्चर, आइडेंटिटी या इकोसिस्टम का खत्म होना। तो लेकिन इंडिया में आते-आते ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जो है वो डैमेज यानी नुकसान का आकलन करना और जितनी हानि हुई है उसकी पूर्ति करना उस तक सीमित रह जाता है। मतलब डिजास्टर के बाद कंपनसेशन दे देना। तो धीरे-धीरे होने वाले जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हैं जैसे जमीन का परमानेंट लॉस, बायोडायवर्सिटी का खत्म होना, सोशल फैब्रिक का टूटना, ये सब जो है जो पॉलिसी की लैंग्वेज है उसमें उससे गायब हो जाते हैं। और ये सिर्फ लैंग्वेज का इशू नहीं बल्कि गवर्नेंस गैप भी है, क्योंकि जब लैंग्वेज नैरो होती है तो पॉलिसी रिस्पॉन्स भी लिमिटेड हो जाता है। तो ये आर्टिकल बताता है कि इंडिया में जो क्लाइमेट साइंस है काफी आगे बढ़ चुका है। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट डेटा, फ्लड मॉडल्स और क्रॉप सिमुलेशंस अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस साइंस को यूजेबल बनाने के लिए कम्युनिकेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो ऑफिशियल्स को कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स मिलती हैं, लेकिन उन्हें डेली डिसीजन में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। और जो कम्युनिटीज़ हैं बेसिकली कम्युनिटीज़ को भी ये क्लाइमेट जो मैसेजेस हैं वो फ्रैगमेंटेड और कंफ्यूजिंग फॉर्म में मिलते हैं। तो ऑथर क्लियरली कहते हैं कि सिर्फ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना काम नहीं करता। लोग तब एक्शन लेते हैं जब इन्फॉर्मेशन उनकी रियलिटी से जुड़ी और प्रैक्टिकली जो है डुएबल हो। एग्जाम्पल के लिए हीट एडवाइजरी जो कहती है कि 12 से 3 बजे तक घर में रहो, उन लोगों के लिए मीनिंगलेस है जो डेली जो है वेज वर्कर्स हैं। तो इसी तरह जो एसएमएस अलर्ट्स हैं, ये बेसिकली क्या एज्यूम करते हैं कि लोगों के पास लिटरेसी है, स्मार्टफोन का एक्सेस है। तो क्लाइमेट कम्युनिकेशन को बेसिकली सॉफ्ट इशू नहीं बल्कि कोर क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर माना माना जाना चाहिए। और उड़ीसा का जो साइक्लोन मॉडल दिखाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो ही रियल रेजिलियंस जो है बनाता है। क्लियर कम्युनिकेशन जो है पॉलिसी को स्ट्रांग बनाती है, रिस्पॉन्स फास्ट करती है और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स को भी जस्टिफाई करती है। तो अगर क्लाइमेट साइंस को एक्शन में बदलना है तो कम्युनिकेशन को इंटेंशनल जो है वो बनाना होगा। सिंपल लैंग्वेज, लोकल कॉन्टेक्स्ट, रियल लाइफ इम्पैक्ट और कम्युनिटी के साथ मिलकर बनाई हुई मैसेजिंग के साथ इसे डेवलप करना होगा। और जब कम्युनिकेशन फेल होती है तो साइंस रिपोर्ट तक जो है वो रिपोर्ट तक ही सीमित रह जाती है। और जब सक्सेसफुल है तो रेजिलियंस जो है वो एक शेयर्ड रियलिटी बन जाती है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे वाइल सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स द गवर्नमेंट मस्ट नॉट इग्नोर चैलेंजेस। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 77th रिपब्लिक डे की ईव पर अपने एड्रेस में इंडिया के डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटल जर्नी पर फोकस किया। उन्होंने सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को हर फील्ड में ज़रूरी बताया और इंडिया को ऐसा देश के रूप में प्रेजेंट किया जो दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी का मैसेज देता है। प्रेसिडेंट ने रिसेंट जो नेशनल अचीवमेंट्स का जिक्र किया और सेंटर की करंट प्रायोरिटीज जैसे कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल थीम्स पर बात की। उन्होंने वंदे मातरम को एक लिरिकल नेशनल प्रेयर कहा, जबकि इस साल उसकी कॉम्पोजिशन के 150 साल पूरे हो रहे हैं। और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेशन बिल्डिंग रोल को भी याद किया। तो प्रेसिडेंट ने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस का मेंशन करते हुए इसे इंडिया के सेल्फ रिलायंस का रिजल्ट बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बनने के डायरेक्शन में सही ट्रैक पर है। और जीएसटी और जो लेबर कोड्स हैं उन जैसे रिफॉर्म्स की तारीफ की। तो स्पीच में वुमेन्स अचीवमेंट, फार्मर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी स्पेशल रिकॉग्निशन मिला। तो आर्टिकल का जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा क्रिटिकल टोन रखता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म की बात उठाई गई है, जहां रिपब्लिक डे को सिर्फ अचीवमेंट्स गिनाने के दिन नहीं बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका बताया गया है। और इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री पावर ही प्रोग्रेस के सोल इंडिकेटर नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को सिर्फ अप्रेज करना काफ़ी नहीं है, उन्हें ग्राउंड्स पर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो आर्टिकल वार्न करता है कि सेक्टोरियन पॉलिटिक्स, फेडरलिज्म वीकनिंग और जो करप्शन है, इन जैसे इश्यूज जो हैं वो रिपब्लिक के कोर आइडियल्स को अंडरमाइन नहीं करने चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे साइबर क्राइम एंड द ग्लोबल गवर्नेंस क्राइसिस। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम है और उस पर हो रही जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और गवर्नेंस क्राइसिस को एक्सप्लेन करता है। खासकर इंडिया के स्टैंड के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि लेट 2024 में यूनाइटेड नेशन ने इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया, लेकिन जो इंडिया है, जापान और कनाडा जैसे बड़े देशों ने इस पर साइन नहीं किया। सिर्फ 72 कंट्रीज ने जो है सपोर्ट दिखाया है, जो कि साइबर स्पेस गवर्नेंस पर ग्लोबल यूनिटी को कितनी कमजोर है वो दिखा रहा है। तो ये कन्वेंशन बेसिकली बोलते हैं कि रशिया के 2017 के प्रपोजल से निकला है और चाइना के साथ मिलकर पुश किया गया है। तो इसका जो मेन एम है कि जो पुराना 2001 का बुडापेस्ट कन्वेंशन है जो यूरोप सेंट्रिक है, उसको चैलेंज करना, जिसमें इंडिया
रशिया और चाइना शामिल नहीं थे। तो यूरोपियंस ने नई बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को साइन इसलिए किया क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन ने नई कन्वेंशन को साइन इसलिए किया क्योंकि उसमें उनके जो बुडापेस्ट फ्रेमवर्क है उसके एलिमेंट्स शामिल हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं यहाँ पर इस नए कन्वेंशन में। तो यूएस और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है उनको डर है कि ब्रॉड डेफिनेशन साइबर क्राइम जो है इसमें उसका मिसयूज जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ हो सकता है। तो इंडिया ने नेगोशिएशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया नए कन्वेंशन में, लेकिन अपनी की डिमांड्स जैसे कि सिटीजन्स के डेटा, जो अपने सिटीजन्स हैं उनके डेटा और पर जो है इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल ज़्यादा रखना, ये मनवा नहीं पाया इंडिया। इसीलिए इंडिया ने साइन करने से परहेज किया। आर्टिकल ये भी बताता है कि इंडिया का जो ग्लोबल रूल मेकिंग में इन्फ्लुएंस जो है पिछले कुछ सालों में कमज़ोर हुआ है। और कन्वेंशन एक और बड़ी प्रॉब्लम एक्सपोज करता है कि प्रिंसिपल्स और जो प्रैक्टिसेस के बीच जो गैप है। पेपर पर ह्यूमन राइट्स और जो सेफ गार्ड्स हैं उसकी बात होती है, लेकिन ग्राउंड पर यह इम्प्लीमेंटेशन डोमेस्टिक लॉज पर छोड़ दी जाती है, जो मिसयूज का रिस्क बढ़ाती है। तो यहाँ पर आर्टिकल कहता है ग्लोबल मल्टीलेटरलिज्म क्राइसिस है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन की जो फंडिंग है वो कम हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल इनइफेक्टिव हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो स्टॉल्ड है, और इससे एक पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जहां मल्टीपल ओवरलैपिंग इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। ऐसे सिस्टम्स में इंडिया तभी जो है अपनी ऑटोनॉमी बचा पाएगा जब वो टेक्निकल, लीगल और रेगुलेटरी कैपेसिटी को फास्ट बिल्ड करे, वरना ग्लोबल गवर्नेंस में एज खोना जो है तय है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ विल यूएस एग्जिट आफ्टर सोलर अलायंस। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 7 जनवरी को यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से विड्रॉ करेगा। तो ये कहकर कि ये बॉडीज अब अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व नहीं करती, और इस लिस्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल था जो इंडिया में हेडक्वार्टर है और इंडिया फ्रांस ज्वाइंटली लीड करते हैं। तो इसका मेन एम बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में सोलर पावर को सस्ता और एक्सेसिबल बनाना है। और आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो 120 प्लस मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। यूएस ने 2021 में ज्वाइन किया इसे और सिर्फ 2.1 मिलियन ही कंट्रीब्यूट किया है, और जो कि टोटल जो फंडिंग है उसका 1% ही है सिर्फ। तो इसलिए फाइनेंशियली यूएस एग्जिट का इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। इंडियन ऑफिशियल्स ने क्लियर किया है कि डे टू डे वर्किंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यू रहेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, लेकिन इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों का गेम नहीं होता बोलते हैं, कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी के हटने से ग्लोबल परसेप्शन और लेंडिंग सेंटिमेंट्स पर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो इंडिया के सोलर इंडस्ट्री पर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब सोलर इक्विपमेंट के लिए यूएस पर डिपेंडेंट नहीं है इंडिया। 2025 तक इंडिया की जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है कैपेसिटी वो लगभग 144 गीगावाट हो चुकी है, और सेल मैन्युफैक्चरिंग भी फास्ट ग्रो कर रही है। तो चाइना भी जो है ग्लोबल लीडर है इसमें, और इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, लेकिन यूएस एग्जिट से प्रोजेक्ट कॉस्ट या इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स नहीं बढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स के स्लो हो जाने का भी रिस्क नहीं है, क्योंकि इंडियन सोलर प्रोजेक्ट्स डोमेस्टिक डिमांड और लोकल टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। फंडिंग इंडियन बैंक्स, ग्लोबल फंड्स और डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन से आती है। यूएस प्राइमरी सोर्स नहीं है इनका। तो जॉब्स भी मोस्टली लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन से आते हैं, जो सेफ है। उल्टा अगर यूएस चाइना पर डिपेंडेंस कम करना चाहे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं। तो रियल रिस्क बोलते हैं इंडिया के बाहर है, जो अफ्रीका और पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें, जहां इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक्टिव है। तो वहां यूएस के स्टेप बैक से जो फाइनेंस है वो कॉशियस हो सकता है, और डिप्लोमेटिकली भी इंडियन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इंडिया का ग्लोबल साउथ लीडरशिप टूल है। तो लीडरशिप इंडिया के पास ही रहेगी, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा होगी। ओवरऑल बोलते हैं ये इंडिया के सोलर सेक्टर के लिए शॉक नहीं बल्कि स्ट्रेस टेस्ट है, और इंडिया पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड लगता है इसके लिए। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, हाउ इज चाइना फ्रेमिंग इट्स एंटार्क्टिक एम्बिशंस। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली चाइना की एंटार्क्टिक पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। बोलते हैं कि 23 दिसंबर 2025 में रिपोर्ट आई कि चाइना ने एंटार्क्टिक एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ नाम का ड्राफ्ट लॉ जो है वो प्रपोज किया है, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के स्टैंडिंग कमेटी के सामने फर्स्ट रीडिंग के लिए रखा गया है। तो इस लॉ का एम है कि चाइना की एंटार्क्टिक में होने वाली जो सभी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। जो ड्राफ्ट लॉ है उसमें 7 चैप्टर और 57 आर्टिकल्स का है, और ये सिर्फ जो चाइनीज सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशंस पर ही नहीं बल्कि
फॉरेन एंटिटीज पर भी लागू होगा जो चाइना से एंटार्क्टिक एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज करती हैं। तो इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च है, एक्सपीडिशंस हैं, फिशरीज, टूरिज्म, शिपिंग के लिए क्लियर रूल्स दिए गए हैं। तो लॉ का कोर फोकस बेसिकली पीसफुल यूज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर है, जो एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम के प्रिंसिपल के साथ अलाइंड है। तो मिलिट्री एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली बैंड है यहाँ पर, सिर्फ लिमिटेड मिलिट्री है सपोर्ट अलाउड है, वो भी पीसफुल पर्पस के लिए। तो मिनरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन पर जो है भी बैन है, एक्सेप्ट साइंटिफिक रिसर्च। तो चाइना का एंटार्क्टिक में प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है। 1984 से चाइना वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपीडिशंस कर रहा है और आज उसके पास 5 रिसर्च स्टेशंस और एडवांस्ड आइस ब्रेकर्स जो मौजूद हैं। और इससे चाइना ईयर राउंड क्लाइमेट, ग्लेशियर्स, एटमॉस्फेयर और एस्ट्रोनॉमी पर रिसर्च कर पाता है। तो चाइना ऑफिशियली कहता है कि उसके जो गोल्स हैं साइंस, क्लाइमेट स्टडीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से जुड़े हैं। लेकिन साथ ही ये लॉ दिखाता है कि जो चाइना एंटार्क्टिक गवर्नेंस में रूल टेकर से जो रूल शेपर बनना चाहता है, एंटार्क्टिक ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेप बताता है कि अब डोमेस्टिक लॉज भी जो है ट्रीटी बेस्ड गवर्नेंस जो है उसको शेप करने लगे हैं, और जिससे मेजर पावर्स की एक्टिविटीज पर क्लोज मॉनिटरिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पोल बाउंड स्टेट्स स्पेंड केयरफुली वाइल कटिंग डेट। तो ये न्यूज़ बताती है कि जो 2026 के इलेक्शंस हैं, जिन स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, असम, केरला, तमिलनाडु, इन सब ने अपना जो डेट है, डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसके शेयर कम किए हैं, जबकि डेवलपमेंट और वेलफेयर स्पेंडिंग को मेंटेन रखा है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्पेंडिंग को मेंटेन रखा है। और आरबीआई के स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट्स ने 2021 से 3 से 5 परसेंट पॉइंट्स तक जो है डेट रेशियो रिड्यूस किया है। और सबसे ज़्यादा जो डेट है वो वेस्ट बंगाल का है, 39% है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का। और फिर उसके बाद में, लेकिन ये भी जो 2021 से काफ़ी कम हुआ है। और केरला का 35.5% है, तमिलनाडु का 29% के आसपास है। तो बोलते हैं ये स्टेट्स अभी भी जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो रिकमेंडेड लिमिट है 20% स्टेट का जो ग्रॉस डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर है। पर ये ट्रेंड 2016 से नेशनल और ग्लोबल लेवल पर देखा जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़ी कट नहीं हुई है। आरबीआई कहता है फ्यूचर फिस्कल प्रेशर स्टेट्स के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, और एजिंग स्टेट्स को हेल्थ केयर और पेंशन रिफॉर्म्स चाहिए, जबकि यूथफुल स्टेट्स को ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद यूएस 100% रेडी टू बी साइंड यूक्रेन। तो यहाँ पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के लिए बेसिकली यूएस सिक्योरिटी गारंटी का 100% डॉक्यूमेंट वो रेडी है। और ये डॉक्यूमेंट बेसिकली यूक्रेन, यूएस और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच 2 दिन के टॉक्स के बाद तैयार हुआ है, जो कि यूएस कांग्रेस और यूक्रेनियन पार्लियामेंट में रेक्टिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने बेसिकली 2027 तक यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को यूक्रेन की इकोनॉमिक सिक्योरिटी गारंटी बताया है। और वहीं रशिया ने जो है पीस डील के लिए कंडीशन रखी है कि यूक्रेन के उन जो ईस्टर्न एरियाज हैं जहां पर जो है रशिया एनेक्स कर चुका है, वहां से उनको अपनी फोर्सेस हटानी होंगी। तो अगले राउंड ऑफ टॉक्स जो है 1 फरवरी को यूएई में होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इजराइल सेज रिकवर्ड द रिमेन्स ऑफ द लास्ट हॉस्टेजेस इन गाजा। तो यहाँ पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक जो गाजा स्ट्रिप है उससे लास्ट हॉस्टेज के रिमेन्स वापस इजराइल ने रिकवर कर लिए हैं। वापस लाने के बाद जो है इजराइल ने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर ली है, मॉरल मिशन। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ये उनका प्रॉमिस था कि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो। तो इस डेवलपमेंट के बाद जो इजराइल हमास का सीज फायर है उसका नेक्स्ट फेज शुरू होगा, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकली सेंसिटिव माना जा रहा है। तो अब फोकस जो है हॉस्टेजेस पर नहीं, बल्कि जो सीज फायर के इम्प्लीमेंटेशन और फ्यूचर नेगोशिएशंस पर होगा। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।